हाँ तो बच्चों, पिछले दिनों हम पढ़ाए थे अलैंगिक जनन में विखंडन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु जनन। अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं जिसमें विखंडन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु जनन द्वारा। विखंडन जो है इसके अंतर्गत 3 सब हेडिंग आते हैं: द्विविखंडन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी। इसमें क्या है कि जो विखंडन होती है, विखंडन क्रिया में एक जनक कोशिका जो होती है वह 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है। विखंडन में जो जनक कोशिका होती है वो जनक कोशिका 1 से 2 या उससे अधिक कोशिकाओं में बढ़ जाती है और इसके प्रत्येक भाग से एक नए जीव का निर्माण होता है। तो जो विखंडन की जो क्रिया होती है ये कई प्रकार से हो सकती है। एक होता है द्विविखंडन, जिसको बाइनिफिशन कहते हैं। बाइनिफिशन की जो क्रिया होती है यह ताप और भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है। ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होती है और एक कोशिकी जीवों में होता है। द्विखंडन एक कोशिकी जीवों में होता है। तो ये ताप व भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है और इस क्रिया में एक जीव 2 समान भागों में बढ़ जाता है। तो अगर एक जीव 2 समान भागों में बढ़ता है, द्विविखंडन है या एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस क्रिया में पहले जो केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति केंद्रकों में बढ़ता है। उसके बाद उसका केंद्रक क्या कहते हैं, द्रव्य, केंद्रक द्रव्य जो होता है समसूत्री के विभाजन के बाद जो होता है केंद्रक, उसके बाद उसका कोशाद्रव्य 2 भागों में बढ़ जाता है और दोनों भाग जब बढ़ जाते हैं तो दोनों 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं अर्थात 2 नए जीव बनाती है। तो यह इसी उसमें आपने पढ़ा था कि असूत्री विभाजन में कि एक कोशिका होती है, कोशिका लंबाई में ऐसे वृद्धि करती है, वृद्धि के साथ साथ इसका केंद्रक भी लंबाई में वृद्धि करता है और कुछ समय बाद इसकी जो कोशिका होती है वो उसके मध्य की भित्ति अंदर की तरफ इन्वाजिनेट हो जाती है, अंतर्वलित हो जाती है, धंस जाती है और फिर इसके साथ साथ इसका केंद्रक भी 2 भागों में बंटने लगता है और केंद्रक के साथ साथ इसमें कोशाद्रव्य भी विभाजित हो जाते हैं और फिर यही जो होता है अंदर ही अंदर बढ़ करके 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे नए जीव बनते हैं। तो ये द्विविखंडन है। द्विविखंडन में एक होता है पैरामीशियम का। पैरामीशियम की जो रचना होती है ये पैरामीशियम की जो रचना है ये भी जो क्रिया है वो द्विविखंडन है। अब इसके बाद जिसे द्विविखंडन में जो क्रिया होती है किसमें हो सकती है? जीवाणुओं में, हरे रंग के शैवाल में और हाइड्रा में भी द्विखंडन जो क्रिया होती है। इसके साथ साथ प्रोटोजोअन्स में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में द्विविखंडन की क्रिया होती है अर्थात बाइनिफिशन होती है। फिर इसके अलावा जो है इसमें द्विविखंडन के बाद इसमें आता बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है कि
कि जब एक कोशिका या बहुकोशिका जीव का शरीर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है, तो इस प्रकार से बहुत से संतत जीवों का निर्माण होता है। इस विधि को कहते हैं बहुविखंडन। मतलब बहुकोशिकीय जीवों के शरीर से कई छोटे छोटे खंड बनते हैं और इन्हीं प्रत्येक खंडों से नए संतत जीव का निर्माण होता है। इस विधि को कहते हैं बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन की जो विधि होती है ये अमीबा में और प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो परजीवी होता है उसमें होता है, अर्थात इन दोनों में बहुविखंडन क्रिया होती है। तीसरा इसमें होता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि बहुकेंद्र की जो जनक होते हैं उन बहुकेंद्र की जनकों में केंद्रक विभाजन होता है, लेकिन कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्र की संतति का निर्माण होता है, जिसे प्लाज्मोटोमी कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, बहुकेंद्र की जो जनक होते हैं उनमें केंद्रक विभाजन होता है, लेकिन कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्र की संतति जो बनते हैं इसी को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। तीसरा इसमें ये तीन इसका हो गया विखंडन का। अब दूसरा जो होता है आता है मुकुलन। ये मुकुलन है। मुकुलन में क्या है कि देखिए, मुकुलन जो क्रिया होती है ये प्रायः हाइड्रा में, ईस्ट में, मतलब कवक जो होते हैं हाइड्रा या कवक, साइकॉन, इन सब में मुकुलन क्रिया होती है, लेकिन प्रायः जो होता है ईस्ट में जो जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट मतलब कवकों में। तो मुकुलन क्रिया में क्या होता है ना कि इसमें एक छोटी सी जैसे कोशिका है ईस्ट की, इस कोशिका के सिरे पर ऐसे ये ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल के सिरे पर ऐसे छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है। आउटग्रोथ वृद्धि के रूप में उभार निकलता है। इसी उभार को बड कहते हैं। बड माने होता है मुकुल। बड माने होता है मुकुल। ये मुकुल बनते हैं और यही मुकुल जैसे जैसे वृद्धिशील होता है, बड़ा होता है, तो इसका केंद्रक जो होता है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है और इसके साथ साथ इसमें कोशाद्रव भी विभाजित होता है। फिर इसकी वृंत जो होती है, भला भाग, आधार भाग, ये पतली हो जाती है और फिर मातृकोशिका से, ये मदर सेल है, मातृकोशिका है, इस मातृकोशिका से अलग हो करके एक नई कोशिका या नए जीव का निर्माण करती है। तो ये क्रिया जो कहलाती है मुकुलन कहलाती है। ये उभार निकला मुकुल, और मुकुल बड़ा हुआ, मातृकोशिका से अलग होकर एक नई संतति का निर्माण करता है। तो इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं या बडिंग कहते हैं। ये मुकुलन कहते हैं या बडिंग कहते हैं। ये छोटा सुभान निकला, मुकुल वृद्धिशील हुआ, इसके बाद इसका केंद्रक और कोशाद्रव विभाजित हुए। जब दोनों में कोशाद्रव केंद्र विभाजित हो जाता है तो ये मातृकोशिका से अलग हो जाता है। इस क्रिया को बडिंग कहते हैं और इसके फलस्वरूप एक नई जीव का निर्माण होता है।
तो ये मुकुलन है। दूसरा इसमें अगला इसमें होता है खंडन। नेक्स्ट जो होता है मुकुलन के बाद खंडन होता है। खंडन क्या है कि जो बहुकोशिकीय जो होती कोशिकाएं होती है जीवों के शरीर की, जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये फिलामेंटस सूत्रवत जो होती है रचनाएं होती हैं। आप ये जानते होंगे कि ये स्पायरोगायरा की जो कोशिकाएं होती हैं, स्पायरोगायरा की कोशिकाएं इस तरह से स्पायरोगायरा को, ये सभी स्पायरोगायरा की जो कोशिकाएं हैं, ये सभी कोशिकाएं वेजिटेटिव सेल्स होती हैं। वेजिटेटिव सेल्स होती हैं, वर्धी कोशिकाएं होती हैं। यूलोथ्रिक्स इस तरह की रचना है। इसकी भी प्रत्येक कोशिका जो होती है, ये सब वेजिटेटिव सेल्स हैं, वर्धी कोशिकाएं हैं। तो जब इन फिलामेंटस जो या तंतुवत रचनाएं होती हैं, जब ये तंतुवत रचनाओं की कोशिकाएं छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं, तो प्रत्येक खंड से, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, प्रत्येक खंड से क्या होता है कि एक नई तंतुवत रचना का निर्माण होता है। यहाँ पर ये होता है वर्धी कोशिकाएं सब। तो वर्धी कोशिकाएं जब अलग होने लगेंगी या कई छोटे छोटे खंडों में टूट जाएंगी, तब प्रत्येक खंड इससे अलग होकर के एक नई पौधे का निर्माण करता है। यह क्रिया खंडन कहलाती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो द्विविखंडन है या बहुविखंडन है, यह एक कोशिकीय जीवों में होता है, और जो खंडन होता है, खंडन, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब लास्ट स्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन जो होता है, एक कोश की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं में होता है, और ये केवल प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों में ही होते हैं। ये जो होता है बीजाणु जनन, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है, और ये जीवाणुओं में, शैवालों में, कवकों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में इस प्रकार के जनन होते हैं। किसमें? जीवाणु, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में ये जो होता बनता है इस प्रकार के जनन। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि शैवाल, जीवाणु, कवक, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स, इन सब में बीजाणु जनन होता है। तो देखिए, प्रकीर्णन द्वारा भी बीजाणु जो होते हैं दूर दूर तक फैल जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इन सब में बीजाणु जनन, ब्रायोफाइट्स, इन सब में जो बीजाणु जनन होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे अगर हम शैवाल की बात करें, तो शैवाल में क्या होता है, शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है, शैवाल में अलैंगिक जनन जो होता है, उसमें जो बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन के द्वारा ही होता है। तो बीजाणु जनन में अब जैसे हम पढ़ते हैं शैवाल में कि
बाइजूस्पोर, बाइजूस्पोर, इसको कहते हैं चलजन्यु द्वारा, चलजन्यु द्वारा। दूसरा जो होता है इसमें, दूसरा होता है इसमें एक चलजन्यु हो गया, बाई एकाइनीट, बाई एकाइनीट, बाई एकाइनीट इसका मतलब होता है निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। इसका होता है निश्चेष्ट बीजाणु द्वारा। तीसरा होता है बाई ए प्लानोस्पोर, स्पोर, इसको कहते हैं अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा। चौथा इसमें होता बाई हिप्नोस्पोर, बाई हिप्नोस्पोर। ये जो बाई हिप्नोस्पोर है ये प्रसुप्तावस्था है, इसको कहते हैं सुप्तावस्था या सुप्त बीजाणुओं द्वारा, सुप्त बीजाणुओं द्वारा। पांचवा है बाई पामेला, बाई पामेला स्टेज, इसको कहते हैं पामेला अवस्था, पामेला अवस्था कहते हैं। अब जैसे बाइजूस्पोर है, बाइजूस्पोर में क्या है कि जैसे हम ले लेते हैं कि एक यूरोथ्रिक्स का है, ये वेजिटेटिव फिलामेंट्स है। वेजिटेटिव फिलामेंट्स मतलब वर्धी कोशिका, वर्धी तंतु, वर्धी तंतु। अब ये वर्धी तंतु का एक कोशिका जो होती है अलग हो गई, इसका खंडन हो गया। ये एक वर्धी कोशिका जो होती है इसका जो होता है खंडन हो गया। अब खंडन होने के बाद फिर इसका केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो करके, दो केंद्रकों में विभाजित हो करके दो युग्मक का निर्माण करता है। तो जो इसकी भित्ति होती है इसको गैमीटैंजियम, गैमीटैंजियम कहते हैं, युग्मक धानी। और इसमें जो होता है इसको कहते हैं गैमीट। फिर यही जो होता है विभाजित हो करके केंद्रक पहले 1 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32। ये युग्मक जो होते हैं बनाते हैं और सभी युग्मक आइसोगैमेट्स होते हैं, आइसोगैमेट होते हैं। ये आइसोगैमेट्स हैं। अब इसमें जब ये फटेंगे
ये फटेंगे तो ये द्विपक्ष वाले चतुर्पक्ष वाले होते हैं, इस तरीके से। यही जब बाहर निकलते हैं फटने के बाद, ये लेयर फट जाती है, स्पोरेंजियम वॉल फट जाती है, तब ये बाहर निकलते हैं तो ये आधार से चिपक करके एक वर्धी कोशिका का तंतु का निर्माण करते हैं और फिर यही वर्धी कोशिका विभाजन द्वारा एक नई फिलामेंटस रचना का बनाती है या निर्माण करती है। तो ये होता है चलजन्युओं द्वारा, बाइजोस्पोर, चलजन्य द्वारा। बाइकाइनेट है, निश्चेष्ट बीजाणु है। तो निश्चेष्ट बीजाणु जो होता है ये सूखी अवस्था में बनते हैं, अर्थात जो ये स्पाइरोगायरा होती है, इसकी जो वाल होती है ये मोटी एक भित्ति का निर्माण करती है, ये मोटी भित्ति का निर्माण करती है और इसी के अंदर जो होता है कि चल बीजाणु, इसमें अंदर जो होता है निशेष बीजाणु बनते हैं। अनुकूल जो परिस्थितियां आती हैं तो ये निशेष बीजाणु या तो सीधे या फिर चल बीजाणु बना करके एक नया पौधा में अंकुरित हो जाती है। तो इसको कहते हैं एकाइनेट, इसको कहते हैं एकाइनेट, ये एकाइनेट है। सेल वॉल ठीक हो गई, ये सेल वॉल ठीक मोटी हो गई। फिर दूसरा इसमें होता है बाई ए प्लानोस्पोर, बाई ए प्लानोस्पोर आंचल बीजाणु द्वारा। आंचल बीजाणु में क्या होता है, ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होते हैं और इस प्रकार से बने जो बीजाणु होते हैं वो अचल होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अचल बीजाणु में ये जो कोशिका है, इस कोशिका के बीच केंद्रक होता है, इसके चारों ओर एक पतली भित्ति बन जाती है। फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर यही जो होता है अचल बीजाणु, ये अंकुरण द्वारा एक नए पौधे को जन्म देता है। ये ए प्लानोस्पोर हो गया, ए प्लानोस्पोर। स्पोर। फिर नेक्स्ट है बाई हिप्नोस्पोर। हिप्नोस्पोर में क्या होता है कि कोशिका है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो होता है ये कोशाद्रव्य, उसके बाद इसकी जो झिल्ली होती है सेल मेम्ब्रेन, ये तो प्रतिकूल जो परिस्थितियों में एक अधिक, इसे क्या होता है, प्रतिकूल होता है, एक अधिक प्रतिकूल होता है। तो जब अधिक प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है तो इसमें एक मोटी भित्ति बनती है और ये मोटी भित्ति इसको प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा करती है। फिर जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये अंकुरण द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करती है। तो एक ये हो गया हिप्नोस्पोर का है, ये हिप्नोस्पोर। लास्ट जो होता है पामेला। पामेला में क्या होता है कि जैसे हमने अभी यहाँ बताया था कि ये जो जब स्पोरेंजियम वॉल फटती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में जब जलाशय में जल की कमी रहती है
तो ऐसे में इसके चारों तरफ एक वेसाइकल्स की लेयर बन जाती है, वेसाइकल्स लेयर बन जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा करती है। अनुकूल जब परिस्थितियाँ आती हैं तो ये जो होता है ये आवरण घुल जाता है जल में, ये म्यूसिलेजिनस आवरण सिलेस्मिक आवरण होता है, ये घुल जाता है और घुलने के बाद इसमें से सारे जो होते हैं जलजन्य पानी में स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होकर के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन जो होता है, जो कवकों में, शैवालों में सब अलग अलग प्रकार से होता है बीजाणु जनन के थ्रू। अब वही चीज़ अगर हम ब्रायोफाइट्स में जाएंगे, ब्रायोफाइट्स में बाई प्राइमरी प्रोटोनिमा, बाई सेकेंडरी प्रोटोनिमा, बाई बल्बल्स, बाई एंडोस्पोर, बाई जेमा, इस तरह से अलग अलग होता है। तो आप इसको पढ़िएगा, अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तब हमारे नंबर पर कॉल करिएगा। धन्यवाद।